नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका अपने यूट्यूब चैनल अभ्यर्थी डायरी में स्वागत करता हूँ। पिछली 3 कक्षाओं में हमने निबंध के मूलभूत सिद्धांत के बारे में विस्तृत चर्चा की, जिसमें हमने प्रस्तावना, मुख्य भाग और निष्कर्ष के ऊपर चर्चा की थी। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगली कक्षा में हम निबंध को लिखना सीखेंगे और ये देखेंगे कि निबंध लिखने के लिए निबंध की जो मूलभूत संरचना है, उसे कैसे लिखा जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक छोटा-सा सवाल पूछना चाहता हूँ, एक छोटी-सी बात पूछना चाहता हूँ, जो कि हमारे आज के निबंध शीर्षक से ही संबंधित होगी। वो बात ये है कि दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी एक छोटी-सी आदत किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी को आसान भी बना सकती है और मुश्किल भी? और क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में जितने भी बड़े संकट हैं, चाहे पर्यावरण संकट हो या युद्ध का या सामाजिक असमानता हो या फिर मानसिक तनाव, उनके पीछे कहीं न कहीं एक चीज़ सामान्य रूप से दिखाई देती है? जी, आपने सही समझा। वह है असीमित इच्छाएँ। और इसके विपरीत एक ऐसा गुण भी है जो केवल व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समाज का जीवन बदल सकता है, और वो है सादगी। आज हम यूपीएससी के एक अत्यंत सुंदर और गहरे निबंध पर चर्चा करेंगे। निबंध का शीर्षक रहेगा सादगी से जियो ताकि दूसरे भी आसानी से जी सके। लेकिन दोस्तों, आज हम केवल निबंध को नहीं समझेंगे। आज हम समझेंगे कि यह विषय हमारी व्यक्तिगत जिंदगी, समाज, संविधान, शासन व्यवस्था और मानवता से कैसे जुड़ा हुआ है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम समझेंगे कि सादगी केवल एक व्यक्तिगत गुण नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का दर्शन कैसे बन जाती है। अब चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको इस निबंध को लिखने से पहले इसकी संरचना को लिखना बताता हूँ कि आखिर हमें जो निबंध का शीर्षक मिलता है या फिर निबंध का जो टॉपिक मिलता है, उस टॉपिक को देखने के बाद में हमें उस टॉपिक के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है, यानी कि हमें अपना दिमाग कैसे लगाना है कि हम इस निबंध को किस किस आयाम पर लिख सकते हैं, इस निबंध का हमें किस किस रूप में अर्थ लेना है, वो सारी चीज़ें। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हुए हम ये देखते हैं कि निबंध शीर्षक को देखने के बाद में उसके ऊपर कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, यानी कि उसके ऊपर या उसकी संरचना को कैसे तैयार करते हैं। जैसे निबंध का शीर्षक दिया हुआ है, सादगी से जियो ताकि दूसरे भी आसानी से जी सकें। तो यहाँ पर सबसे पहला जो शब्द है, सादगी। सादगी का अर्थ होता है सरल रूप से जीवन जीना, है ना? लेकिन इस निबंध को विविधतापूर्ण बनाने के लिए हमें इस सादगी को या सादगी शब्द को जो है व्यापक अर्थों में देखना होगा, जिसमें विचारों की सादगी शामिल होगी, व्यवहार की सादगी शामिल होगी, निर्णयों में सादगी और जीवन शैली में भी सादगी शामिल होगी। अब ये विभिन्न प्रकार की सादगी जानने के बाद में या सादगी के बहुआयामी रूपों को देखने के बाद में हम सामान्य रूप से क्या करते हैं, उदाहरणों के माध्यम से निबंध की प्रस्तावना को लिखना शुरू करते हैं। जैसे ऐसे कौन से इतिहास में लोग थे या वर्तमान में जो लोग हैं, या ऐसी क्या चीज़ें हैं जो सादगीपूर्ण है और दूसरों को भी आसानी से जीने का अवसर दे रही है, यानी कि दूसरों के जीवन को बाधित नहीं कर रही है। लेकिन इस निबंध में दोस्तों मैंने एक अलग उदाहरण, यानी कि एक अलग तरीके से उदाहरणों को शामिल किया है। उसमें मैंने हिटलर और हिमालयी राज्यों का उदाहरण शामिल किया है। हिटलर ने ऐसे कई चीज़ों को अपनाया था जिसके कारण उसने क्या करा, ना तो खुद सादगी का जीवन जिया और न ही दूसरों को जीने दिया, यानी कि दूसरों के सादगीपूर्ण जीवन को भी उसने क्या किया था, बाधित किया था। और ठीक इसी प्रकार हिमालयी राज्य का भी मैंने उदाहरण शामिल किया है, जिसमें अनियोजित विकास, बढ़ती महत्वाकांक्षा, पूंजीवादी लोग या फिर सरकार की जो विकासात्मक गतिविधियां हैं वो क्या कर रही हैं, जन सामान्य के जीवन को भी क्या कर रही है, बाधित कर रही है। तो यानी कि कहीं ना कहीं उनके सरल जीवन को रुकावट पैदा कर रही है, यानी कि सरल जीवन को रोक रही है। अब जैसे कि और हम अगर हिटलर और हिमालय राज्यों के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करें, तो हम ये देखते हैं कि एडोल्फ हिटलर ने क्या किया था, एक श्रेष्ठ नस्ल का प्रतिनिधि माना था खुद को, है ना? स्वयं को एक श्रेष्ठ नस्ल का प्रतिनिधि माना था, यानी कि वह अपने आप को क्या कहता था कि मैं शुद्ध आर्य नस्ल का प्रतिनिधि हूँ। और ये आसपास जितने भी यहूदी है, ये क्या है, हीन लोग हैं, यानी कि इन्हें इस जर्मनी में और आसपास के क्षेत्रों में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो उसने क्या किया था,
लाखों यहूदियों का नरसंहार किया था। अच्छा दोस्तों, यहाँ समस्या केवल सत्ता में नहीं थी, है ना? समस्या थी हिटलर के अहंकार में। समस्या थी उसके विचारों में, सादगी और विनम्रता के अभाव में। ठीक इसी प्रकार इन दोनों पैराग्राफों को संश्लेषित करते हुए मैं तीसरे पैराग्राफ में क्या करता हूँ, इन दोनों उदाहरणों को जोड़ता हूँ और उसे शीर्षक से संदर्भित कर देता हूँ। अब आगे जब हम निबंध लिखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा भी। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि हमें मुख्य बात के ऊपर कैसे और किन-किन आयामों पर चर्चा करनी है। जैसे सादगी का अर्थ है, सादगी का अर्थ मैंने आपको बता ही दिया ऊपर कि उसके व्यवहार में सादगी होनी चाहिए, उसके जीवन शैली में सादगी होनी चाहिए, बातचीत करने के तरीके में सादगी होनी चाहिए, है ना? और ऐसे अन्य आयाम। इसमें जो पहला पॉइंट है दोस्तों वो है लालच बनाम सादगी। यानी कि हमें सादगी क्यों रखनी चाहिए और हमें लालच क्यों नहीं करना चाहिए। तभी तो दूसरे लोग, अगर हम सादगी से जिएँगे तभी तो दूसरे लोग सादगी से जी पाएँगे, आसानी से जी पाएँगे। तो दोस्तों हाल ही में मैंने क्या हुआ, नेटफ्लिक्स के ऊपर एक वेब सीरीज़ देखी थी, काला पानी वेब सीरीज़ है ना। उसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक ऐसी कॉर्पोरेट कंपनी के बारे में चर्चा की गई थी। वह कंपनी क्या कर रही थी, अवैध खनन को अंजाम दे रही थी उस क्षेत्र में। तो उसके कारण क्या हो रहा था, वहाँ के जो लोग हैं, जिनके जो पीने योग्य पानी था वह क्या हो गया, बाधित हो गया। यानी कि जो पीने योग्य पानी था उसमें अस्वास्थ्यकर चीज़ें यानी कि हानिकारक चीज़ें उसमें मिल रही थी। वह पानी पीने योग्य नहीं रहा और जन सामान्य पर क्या हुआ, नकारात्मक प्रभाव हुआ। ठीक इसी प्रकार वैचारिक सादगी जो एक अन्य आयाम है, तो वैचारिक सादगी में दोस्तों धार्मिक और राजनीतिक संदर्भ को मैंने यहाँ पर जोड़ने का प्रयास किया है कि हमें सादगी क्यों रखनी चाहिए और हम अगर सादगी नहीं रखते हैं तो उसके क्या-क्या परिणाम हैं, है ना? तो धार्मिक और राजनीतिक संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो हेट स्पीच का मुद्दा, जो कि हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि अगर हम सादगीपूर्ण जीवन नहीं जिएँगे तो लोगों का जीवन कैसे बाधित होगा। हेट स्पीच हो गया, ब्रेन वॉश हो गया, यानी कि लोगों का माइंड डाइवर्ट करना, लोगों को किसी एक अन्य जाति, वर्ग विशेष या अन्य धर्म के खिलाफ भड़काना। और इसका एक ज्वलंत उदाहरण हम देखते ही हैं ना, पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद में, जहाँ पर अन्य अनेक प्रकार के संगठन जो हैं वे क्या करते हैं, हिंदू कम्युनिटी या फिर भारतीयों के खिलाफ एक प्रेरित आतंकवाद को प्रमोट करते हैं ना, एक नियोजित आतंकवाद को, सुनियोजित आतंकवाद को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अभी हमने थोड़े दिन पहले ही एक घटना देखी है, पहलगाम घटना, ठीक? और पहला उदाहरण हमने देखा था इससे 26/11 की घटना। ऐसे कई उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हम आगे देखते हैं कि इन 2 उदाहरणों के बाद में अगर हम चर्चा करते हैं, ये तो वे उदाहरण थे जिन्होंने सादगी से जीवन नहीं जिया और उनके परिणाम क्या हुए? अन्य लोगों का जीवन भी उन्होंने बाधित किया। अब आगे बढ़ते हुए हम ये देखेंगे कि समय इतिहास में या वर्तमान में ऐसे कौन से उदाहरण देखने को मिलते हैं, जिन्होंने न केवल स्वयं जीवन सादगी से जिया बल्कि साथ ही साथ में अन्य लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बने। तो वर्तमान संदर्भ में हमें व्यक्तिगत स्तर पर तुलसी गौड़े का उदाहरण सबसे प्रासंगिक लगता है। उन्हें पर्यावरण मित्र की संज्ञा भी दी गई है और साथ ही साथ वर्ष 2020 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। अच्छा, उन्हें पद्मश्री से सम्मानित क्यों किया गया था? तो वे 12-13 साल की जब से थी, तब से क्या कर रही थी, जंगल से चित परिचित थी और उनके जो जंगल से ये परिचय का जो अनुभव था, वह कई लोगों की जान बचाने में काम आया, कई लोगों को रोज़गार देने में काम आया और उन्होंने अपने जंगल का जो व्यापक अनुभव था, वह जन सामान्य से, औषधियाँ बनाने वाली कंपनियों से साझा किया, युवाओं को जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध पर्यावरण के लिए जागरूक किया। राष्ट्रपति महोदय जी जब इन्हें सम्मानित कर रहे थे या इन्हें जब पद्मश्री मिल रहा था, तब ये अपनी जो वहाँ की पारंपरिक वेशभूषा थी, उसी वेशभूषा में उस सम्मान को प्राप्त करने के लिए पहुँची थी। उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई दिखावा नहीं किया था। इसलिए मैंने इस सबसे प्रासंगिक उदाहरण को इस निबंध चर्चा में शामिल किया है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम एक और उदाहरण को देखते हैं, जैसे नादिया मुराद का, है ना? ईरान की ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है। तो दोस्तों इनका क्या हुआ था, वहाँ पर यौन उत्पीड़न का ये शिकार हुई थी, इनके साथ में हिंसा हुई थी, लेकिन इन्होंने अपनी उस हिंसा, मतलब इनके साथ में जो हिंसा हुई थी ना, उस हिंसा का बदला इन्होंने, मतलब बदले की भावना से नहीं बल्कि वहाँ पर बदलाव की भावना से या बदलाव का एक लक्ष्य लेकर उसे पूरा किया। वहाँ पर हज़ारों लोगों के, सैकड़ों लोगों के जीवन में ये परिवर्तन लेके आई, उन्हें शिक्षा दी, स्वास्थ्य दिया
और जो कई लोग मतलब वहाँ पर हथियार चलाते थे, अस्त्र-शस्त्र चलाते थे, उनके जीवन में भी ये परिवर्तन लेकर आई। ठीक इसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर तो भारत सरकार जो कर रही है समावेशी विकास, अंत्योदय, है ना? यानी हर आखिर वाले बंदे को भी क्या होना चाहिए? योजनाओं का लाभ होना चाहिए और वह भी गरीबी, भुखमरी, बेरोज़गारी से मुक्त होना चाहिए। उसी आधार पर पीएम उज्ज्वला योजना, जल जीवन, पीएम आवास, पोषण भी, पढ़ाई भी, पीएम आशा, ये सारी योजनाएँ यहाँ पर चलाई जा रही है, यानी कि मूलभूत सुविधाएँ भारतीयों को प्राप्त करवाई जा रही है। ठीक इसी प्रकार न्यायिक स्तर पर भी हमें देखने को मिलता है। आज के समय में क्या हो रहा है, जो न्यायपालिका है वह समय के साथ-साथ परिवर्तनों को स्वीकार कर रही है और लोगों को ये दृष्टिकोण दिखा रही है कि समलैंगिक जो लोग हैं, वे भी सामान्य लोगों की तरह ही इंसान हैं, उनका जीवन भी जीवन है। ठीक इसी प्रकार उनके अधिकारों में वृद्धि हो रही है, मूल अधिकारों में वृद्धि हो रही है। जैसे अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा ना, सड़क पर चलने का अधिकार या मतलब और बताऊँ तो अपने जीवन साथी को चुनने का अधिकार, जिसमें 3 तलाक का मुद्दा, जिसमें तलाक या बिद्दत को हटा देना, तो वो भी न्यायपालिका के इस विचार को प्रतिपुष्ट करता है, परिपुष्ट करता है कि सादगी से जियो ताकि दूसरे भी आसानी से जी सकें। ठीक इसी प्रकार हमें सामाजिक स्तर पर भी एक उदाहरण देखने को मिलता है, जैसे कि पश्चिम बंगाल के शोभित मुखर्जी, जिन्होंने क्या किया, समलैंगिक लोगों को यानी कि थर्ड जेंडर लोगों का ध्यान रखते हुए उन्होंने क्या करा, एक समर्पित त्रिधरा टॉयलेट की स्थापना करी। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट उन्होंने पायलट प्रयोग के रूप में अपने स्थानीय स्तर पर लागू किया था। उन्होंने ये समस्या देखी थी, तो जो एलजीबीटीक्यू समूह है, वह जब भी सार्वजनिक स्थानों पर जाता है, तो उसे यह समस्या होती है कि वह पुरुषों के वॉशरूम को चयनित करे या फिर महिलाओं के वॉशरूम को, और वह संकोच की स्थिति में रहते हैं। इसी स्थिति को देखते हुए शोभित मुखर्जी ने क्या किया, त्रिधारा टॉयलेट यानी कि एक समर्पित टॉयलेट, एक समर्पित वॉशरूम इन समलैंगिक लोगों के लिए, इन थर्ड जेंडर लोगों के लिए क्या करा, वहाँ पर पायलट प्रयोग के रूप में स्थापित किया। ये भी तो इस बात को प्रतिपुष्ट करता है कि सादगी से जियो ताकि दूसरे भी आसानी से जी सके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम निष्कर्ष के ऊपर चर्चा करते हैं। तो निष्कर्ष में मैंने वसुधैव कुटुंबकम यानी कि संपूर्ण जो दुनिया है वह क्या है, एक परिवार है, तभी तो हम सादगी से जी पाएँगे, तभी हम दूसरों के जीवन को प्रभावित नहीं कर पाएँगे, है ना? सर्वोदय का सिद्धांत, कोई पीछे ना छूटे, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये भी मैंने इस निबंध में शामिल करी है ताकि सभी का उदय हो, सभी लोग सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करें और कोई भी पीछे ना छूटे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, निष्कर्ष की जो अंतिम लाइनें थी उसमें मैंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास शामिल किया है कोटेशन के रूप में, जो कि आगे की राह को बताता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम क्या करेंगे? आगे बढ़ते हुए हम निबंध को लिखने का प्रयास करेंगे, यानी कि जो निबंध लिखा हुआ है उसको मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा। जैसे कि सादगी से जियो ताकि दूसरे भी आसानी से जी सके। अब इसमें जैसा कि मैंने पहले पैराग्राफ में आपको बताया था कि मैंने हिटलर का उदाहरण शामिल किया है। तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी में हिटलर के उदय तथा उसके उत्तेजित भाषणों ने एक बात पुष्ट कर दी थी कि उसकी मंशा थर्ड राइक तथा यूरोप का जर्मनीकरण करना है, यानी कि अपने जर्मनी का जो हिस्सा है उसका विस्तार करना है। और उसके विस्तार के लिए उसने क्या किया था दोस्तों, हजारों लाखों यहूदियों और निर्मम लोगों की हत्या की थी, निर्दोषों की हत्या की थी, जिसके चलते उसने जर्मन राष्ट्रवाद को अनैतिक दिशा में मोड़ दिया तथा शुद्ध आर्य नस्लीय सिद्धांत के तहत लाखों यहूदियों को गैस चैम्बरों के हवाले कर दिया। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हिटलर था उसने सादगीपूर्ण जीवन नहीं जिया और उसका परिणाम क्या हुआ, अन्य लोगों का जीवन भी बाधित हुआ। ठीक इसी प्रकार हिमालय की गोद में बैठे 13 भारतीय राज्य उच्च भूस्खलन प्रवण क्षेत्र हैं तथा बिना इन क्षेत्रों की धारणीयता को जाने यहाँ अनियोजित विकास, उच्च पर्यटन निर्बाध रूप से जारी है। न्यायपालिका में उठते निरंतर मुद्दों तथा एनजीओज के निरंतर प्रयासों के बावजूद यहाँ विकासात्मक गतिविधियां जारी है, जिसका परिणाम हम जोशीमठ में मकानों व सड़कों में दरारों व हाल ही में उत्तरकाशी में एक सुरंग हादसे के रूप में देख सकते हैं। अच्छा, वहाँ पर जितनी भी विकासात्मक गतिविधियां हो रही है उसने वहाँ पर क्या करा है, संधारणीयता को यानी कि धारणीयता को चुनौती दे दी है। और वहाँ पर ये जितने भी जोशीमठ वगैरह और उत्तरकाशी में मकान है या अन्य संरचनाएं हैं, वे क्या हो रही है,
ध्वस्त हो रही है। अब आगे बढ़ते हुए मैंने क्या करा है, उपयुक्त दोनों जो उदाहरण थे उन्हें जोड़कर शीर्षक से संबोधित करने का प्रयास किया है। अब देखो, बात चाहे हिटलर की हो या बिना धार्मिकता को जाने निर्बाध रूप से जारी अनियोजित विकास की, दोनों ने ही सादगी को नकारा तथा दूसरों के जीवन को प्रभावित किया। हिटलर ने जहां जर्मन राष्ट्रवाद को गलत राह दिखाया, यहूदियों को गलत नतीजे दिए, वहीं अनियोजित विकास ने प्राकृतिक सौंदर्य तथा स्थानीय निवासियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि निबंध में मुख्य भाग को और कैसे विस्तार दिया जाता है। अब यदि हम सादगी से जीवन जीने की बात पर आते हैं, तो आज सादगी का अर्थ केवल पहनावे, ओढ़ावे, खान-पान, रहन-सहन की सरलता तक ही सीमित नहीं है। आज सादगी के मायने व्यवहार, विचार, कृत्य यानी कि कार्य इत्यादि तक विस्तारित हो चुके हैं। हाल ही में आई काला पानी वेब सीरीज, जैसा कि मैंने आपको बताया था संरचना में, है ना? हाल ही में आई काला पानी वेब सीरीज इस बात पर प्रमुख बल देती है, जिसमें पूंजीवादी दौर में एक कंपनी की बढ़ती महत्वाकांक्षा के चलते अंडमान निकोबार में अवैध खनन हुआ। खनन के दौरान विषैले पदार्थ निकटवर्ती पेय स्रोत में जा मिले। हजारों लोग नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए। शुद्ध पेयजल हेतु झगड़े होने लगे तथा पूरे क्षेत्र में क्या हो गई, अराजकता फैल गई। कंपनी के न तो विचारों में सादगी थी, न ही व्यवहार में। उसका परिणाम क्या हुआ? परिणामतः उसकी महत्वाकांक्षा व हितों के आगे मानवीय लागत कम पड़ गई और हजारों लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हुआ। इसलिए शायद गांधी जी ने कहा है, प्रकृति हमारी जरूरतों को तो पूरा कर सकती है, परंतु हमारे लालच को नहीं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम एक अन्य उदाहरण पर चर्चा करेंगे। ठीक है? आज विचारों में सादगी न होने के कारण ही हमें धार्मिक और राजनीतिक दोनों संदर्भों में गलत धारणा देखने को मिलती है। यानी कि यहाँ पर भी मैं फिर से एक ऐसे उदाहरण की चर्चा करूंगा जिन्होंने या जिसके कारण सादगी से जीवन नहीं जिया जाता है और वह अन्य लोगों के जीवन को भी क्या करता है, बाधित करता है। धार्मिक व राजनीतिक दोनों संदर्भों में गलत धारणा देखने को मिलती है, जो एक धर्म, एक जाति, एक पार्टी के विरुद्ध होकर हेट स्पीच का रूप ले लेती है। पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद भी इसी का एक रूप है। पाकिस्तान ने अपने भीतर कई आतंकी संगठनों को पनाह दे रखी है, जो युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंकी ट्रेनिंग प्रदान कर 26/11 तथा मुंबई हमलों या फिर अपन वर्तमान संदर्भ में इसे पहलगाम घटना से भी जोड़ सकते हैं ना, मुंबई हमलों जैसे कृत्यों को अंजाम देते हैं। ऐसे युवा न केवल अपनी अवनति में भागीदार बनते हैं, अपितु भारत जैसे क्षेत्रों को प्रभावित कर उनकी उन्नति में भी रुकावट पैदा करते हैं। इसीलिए कहते हैं, जब आपका हित अन्य का हित करे वह स्वतंत्रता नहीं, जब आपका हित अन्य के हितों को प्रभावित न करे वही स्वतंत्रता है। आगे बढ़ते हुए अब मैंने आपको बताया था कि ऐसे उदाहरण शामिल करेंगे हम लोग जिन्होंने सादगी से जीवन जिया है और अन्य लोगों को सादगी से जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। इतिहास से लेकर वर्तमान तक हमें जहाँ सादगी से न जीने वाले दिखते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी दिखते हैं जो सादगी से जीकर दूसरों के लिए भी जीवन को आसान बना देते हैं। जैसे कि कर्नाटक की आदिवासी महिला तुलसी गौड़े। तुलसी गौड़े के पर्यावरण संरक्षण में योगदान को देखते हुए उन्हें 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। बिना औपचारिक शिक्षा प्राप्त किए उनके पास जंगल का व्यापक अनुभव है, पौधे व जड़ी बूटियों की विस्तृत जानकारी है। मात्र 12 वर्ष की आयु से उन्होंने अब तक हजारों वृक्षों को पनपाया, जिसने मानव समेत कई पशु पक्षियों को लाभान्वित किया है। यानी कि उन्होंने न केवल सादगी से जीवन जिया, बल्कि अन्य लोगों को भी सादगी से जीवन जीने के लिए प्रेरित किया, यानी कि अन्य लोगों का जीवन भी सादगीपूर्ण बनाया है। अब बात करते हैं ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता तथा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नादिया मुराद की, जिन्होंने सादगी से जीवन जीकर दूसरों का भी जीवन आसान बनाया। कैसे? स्वयं यौन उत्पीड़न व हिंसा से पीड़ित होने के बावजूद युद्ध व सशस्त्र संघर्ष में हथियार के रूप में यौन हिंसा को समाप्त किया तथा सहस्त्रों की आवाज यानी कि हजारों लोगों की, सैकड़ों लोगों की आवाज बनकर हजारों को न्याय दिलवाया। इन्हीं के संदर्भ में ये कोटेशन है, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचों में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। आगे बढ़ते हुए सादगी में जियो और जीने दो का भाव देखने को मिलता है। यानी कि सादगी केवल एक छोटे संदर्भ में ही सीमित नहीं है कि सरल बने रहो या मतलब पहनावे, ओढ़ावे, बोलचाल, है ना, बल्कि सादगी में क्या है, एक व्यापक दृष्टिकोण है जो कि है जियो और जीने दो का भाव, जिसमें गलत न करने के साथ साथ सही करना भी शामिल है, जिससे दूसरों का जीवन सकारात्मक रूप से प्रभावित हो सके।
जैसे भारत सरकार के समावेशी विकास को बढ़ाने के प्रयास। आगे हम भारत सरकार की ऐसी कई योजनाओं के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिन्होंने क्या करा है, आम जनजीवन को लाभान्वित किया है। आज भारत सरकार उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, पीएम आवास, दीनदयाल अंत्योदय अन्न योजना, पीएम आशा, पोषण भी पढ़ाई भी इत्यादि योजनाओं के माध्यम से या इत्यादि योजनाओं के तहत मुफ्त गैस, नल कनेक्शन, रियायती दरों में भोजन, आवास, निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं इत्यादि प्रदान कर रही है। आज न्यायपालिका भी समय की मांग के अनुसार निरंतर बदल रही है या परिवर्तन अपने भीतर समायोजित कर रही है तथा बदलते वक्त के साथ परिवर्तनों को स्वीकार कर रही है, जिसे उसके निर्णयों के रूप में देखा जा सकता है। जैसे समलैंगिक लोगों को सामान्य लोगों की तरह जीवन जीने का अधिकार, 3 तलाक पर फैसला तथा मौलिक अधिकारों का निरंतर विस्तार। सादगी से जीना जिससे दूसरे भी आसानी से जी सकें में शामिल है छोटे छोटे कदमों को उठाना, जिससे बड़े बड़े परिवर्तन संभव है। आज सादगी से जीने में शामिल है मानवता, जहां हम दूसरों की परेशानियों को समझते हैं तथा उनके स्थान पर स्वयं को रख कर देखते हैं। जैसे कि पश्चिम बंगाल के शोभन मुखर्जी ने ट्रांसजेंडर्स को सार्वजनिक शौचालय के उपयोग के दौरान हो रही असहजता या परेशानी के चलते ट्रांसजेंडर समर्पित त्रिधारा टॉयलेट इजाद किया है, जिसे स्थानीय स्तर पर प्रत्येक वार्ड में स्थापित किया जाएगा ताकि ट्रांसजेंडर्स को शौचालय चयन की असुविधा न हो। अतः सादगी से जीवन जीकर वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा, अब यहाँ पर आगे की बात की जा रही है ना, आगे की राह की या एक सकारात्मक निष्कर्ष की। अतः सादगी से जीवन जीकर वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा यानी कि संपूर्ण जो विश्व है वह एक परिवार है को आत्मसात कर हम अपने विचारों, निर्णयों, कृत्यों तथा व्यवहार में ऐसी चीजों को शामिल कर सकते हैं जो सर्वोदय यानी कि सभी का उदय तथा कोई भी पीछे न छूटे के रूप में सकारात्मक परिवर्तन दे सके। उस हेतु जरूरी है, यानी कि उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये निबंध आपको समझ में आया होगा और मुख्य रूप से जैसा कि मैंने आपको बताया था कि निबंधों की जो संरचना है वो कैसे तैयार करनी है, तो उस बारे में भी आपको जानकारी मिली होगी कि हमने निबंध की प्रस्तावना को या निबंध के मुख्य भाग को किन-किन आयामों में छुआ है, जैसे कि व्यक्तिगत स्तर पर हो गया है या सामाजिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, न्यायिक स्तर पर, और ठीक इसी प्रकार हमने जो निष्कर्ष है वह सकारात्मक दिया और आगे की राह के रूप में दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये निबंध समझ में आया होगा। दोस्तों, इसी तरह हम अन्य निबंधों के ऊपर भी चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में, अभ्यर्थी डायरी के साथ में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आज की वीडियो, आज की लेक्चर आपके किसी न किसी रूप में काम ज़रूर आएगी और आपकी जो भी प्रतिक्रिया है दोस्तों, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।